हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम टू मंक ट्यूटोरियल। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे महानदी अफवाह तंत्र के बारे में। ये उसका भाग 2 है। इससे पहले वाले सेशन में हम लोगों ने महानदी और उसकी सहायक नदियों के बारे में जाना था। आज के इस वीडियो लेक्चर में जो बचा हुआ पोर्शन है उसको कवर करेंगे, जिसमें हम लोग शिवनाथ नदी और उसकी सभी सहायक नदियों, हसदेव नदी और उसकी सहायक नदियाँ, मान नदी, ईब नदी, केलो नदी, इन सब के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं बिना किसी विलंब के। सबसे पहले यहाँ मैं कुछ चीज़ें आपको रेक्टिफाई करना चाहूँगा। प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने महानदी अफवाह तंत्र भाग 1 में एक त्रुटि मैं आपको करा दिया था, ठीक है। उस त्रुटि का ये सबसे पहले त्रुटि सुधार करा देता हूँ ताकि आपको आसानी रहे। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने इन तटीय नगरों के बारे में जाना था। महानदी के समीप जो राजिम, चंपारण्य, आरंग, सिरपुर, एक नाम मैं आपको बताया था पलारी। वो कहाँ बताया था? बलौदाबाजार जिले में, बलौदाबाजार भाटापारा जिले में। इसके अलावा आपके जांजगीर चांपा में सिरोनान और शक्ति जिले में चंद्रपुर। तो ये पलारी नहीं है, इसको रेक्टिफाई करके आप ध्यान दीजिएगा, इसको कसडोल पढ़ना है आपको, ठीक है। कसडोल जो है बलौदाबाजार भाटापारा जिले में स्थित है। पलारी ना होकर वो कसडोल है जो महानदी के समीप तटीय नगर है, ठीक है। तो ये रेक्टिफाई था। अब स्टार्ट करते हैं आज का हमारा जो सेशन, भाग 2, महानदी अफवाह तंत्र भाग 2। इसमें सबसे प्रमुख नदी हम लोग लास्ट जहां मैं किया था वो था शिवनाथ नदी। तो वहीं से स्टार्ट करते हैं शिवनाथ नदी से। शिवनाथ नदी का जो उद्गम होता है वो याद रखिएगा गोडरी गांव, गढ़चिरौली, महाराष्ट्र से। कौन सा जगह है? गोडरी गांव, गढ़चिरौली, महाराष्ट्र। पहले इसका उद्गम कहाँ लिया जाता था? तो याद रखिएगा पाना बरस पठार से इसका उद्गम लिया जाता था। आयोग द्वारा कईयों बार लिया जा चुका है, चाहे वो पीएससी हो चाहे वो व्यापम हो। लेकिन अब आपको आंसर क्या लेना है? गोडरी गांव, गढ़चिरौली, महाराष्ट्र। ये महानदी में जाकर मिलती है। ये विसर्जन कहाँ होती है? तो याद रखिएगा शिवरीनारायण के निकट ये महानदी में जाकर मिल जाती है। शिवनाथ नदी की कुल लंबाई की अगर बात करें तो इसकी कुल लंबाई 290 किलोमीटर है, जिसके कारण यह छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी हो जाती है। जबकि छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो महानदी है। लेकिन छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी की अगर बात करें हम लोग, तो वो कौन सी नदी है? शिवनाथ नदी, जिसकी लंबाई कितनी है अगर आपको पूछे कोई, तो 290 किलोमीटर है, ठीक है। महानदी छत्तीसगढ़ में कितने बहती है? तो 286 किलोमीटर बहती है, इसलिए ये छोटी हो जाती है महानदी से। किससे? शिवनाथ नदी से, ठीक है। अब शिवनाथ नदी के बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट हैं। इसका उल्लेख जो है वो मत्स्य पुराण और वामन पुराण में भी होता है, तो इसमें इसका नाम अलग अलग मिलता है, तो उसको हम लोग जानते हैं शिवनाथ नदी के नामों में। मत्स्य पुराण में इसको शिवनाथ नदी को सूनी नदी के नाम से जाना गया है, ठीक है। कौन सी नदी? सूनी नदी। इसके अलावा वामन पुराण में जो सूनी नदी ही कहा गया है। आप बोल सकते हैं कि शिवनाथ नदी का प्राचीन नाम क्या था? तो सूनी नदी था। किसके अनुसार? मत्स्य पुराण और वामन पुराण के अनुसार। इसके अलावा शिवनाथ नदी को शिवा नदी भी कहा जाता है। अब बात करते हैं ये किन किन जिलों में प्रवाहित होती है। तो याद रखिएगा जो शिवनाथ नदी है वो कुल 8 जिलों में छत्तीसगढ़ में प्रवाहित होती है। ये जो आंकड़े हैं ये 33 जिलों के अनुसार हैं, ठीक है। भविष्य में याद रखिएगा, भविष्य में अगर नवीन जिले बनते हैं तो ये आंकड़े बदल सकते हैं। कौन कौन से वो 8 जिले हैं? तो सबसे पहले ये महाराष्ट्र के आपके गोडरी गांव, गढ़चिरौली में इसका उद्गम होता है, ओरिजिनेट होती है। उसके बाद छत्तीसगढ़ में ये प्रवेश करती है मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी जिले से। मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी से प्रवेश करते हुए ये आगे बढ़ती है और राजनांदगांव जिले में प्रवेश करती है। उसके पश्चात दुर्ग जिले में प्रवेश करते हुए ये बेमेतरा की ओर बढ़ जाती है। बेमेतरा के बाद अगला जो हमारा जिला है वो है मुंगेली जिला। मुंगेली से बहते हुए ये बिलासपुर के कुछ भागों में बहती है। उसके पश्चात ये चली जाती है बलौदाबाजार जिले में, और बलौदाबाजार के बाद अंत में ये जांजगीर चांपा जिले में शिवरीनारायण के समीप आपके महानदी से जाकर मिल जाती है। कुछ इस प्रकार से ये नदी जो है इसका बहाव होता है। कौन कौन से जिले हैं? 8 जिले। मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी, यहाँ से प्रवेश होता है। उसके पश्चात राजनांदगांव, फिर दुर्ग, फिर बेमेतरा, फिर मुंगेली, फिर बिलासपुर, फिर बलौदाबाजार, फिर जांजगीर चांपा। और जांजगीर चांपा जिले के शिवरीनारायण के समीप ये क्या हो जाती है? आप महानदी से जाकर मिल जाती है। यहाँ त्रिवेणी संगम भी बनाते हैं, ठीक है। अब जानते हैं कि शिवनाथ नदी के तट पर कौन कौन से नगर स्थित हैं। तो शिवनाथ नदी के तटीय नगर में, शिवनाथ नदी के तट पर बेसिकली आपको 5 नगरों के नाम मिलते हैं। कौन कौन से 5 नगर? चलिए एक एक को समझते हैं। सबसे पहले राजनांदगांव जिला। राजनांदगांव जिला का जो राजनांदगांव नगर है वो शिवनाथ नदी के तट पर स्थित है। दूसरा, दुर्ग जो नगर है वो भी शिवनाथ नदी के तट पर स्थित है। शिवनाथ नदी को दुर्ग की जीवन रेखा भी कहा जाता है, ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा बेमेतरा जिला में एक नगर है जिसका नाम है नांदघाट, ठीक है। नांदघाट किस नदी के तट पर है? तो शिवनाथ नदी के तट पर। मुंगेली जिले में अगर हम लोग पहुंचे
तो यहाँ एक स्थल है जिसको कहा जाता है मत्कू द्वीप। ठीक है, वास्तव में मत्कू द्वीप अपने नाम में ही छिपा हुआ है। छत्तीसगढ़ का एकमात्र नदी द्वीप है। जैसे हम लोग इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, हमारा जो मांजुली द्वीप है वो ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा निर्मित एक नदी द्वीप है, वैसे ही आपका मत्कू द्वीप जो है ये शिवनाथ नदी के अंदर स्थित एक क्या है, द्वीप है। ठीक है, इसके अलावा सोमनाथ मंदिर जो है बलौदाबाजार जिले में, वास्तव में ये बलौदाबाजार जिले के सिमगा के समीप स्थित है। चलिए अब इसको थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे पहला चीज हम लोग देखें क्या, राजनांदगांव, राजनांदगांव, उसके बाद दूसरा दुर्ग, ठीक, तीसरा है नांदघाट, चौथा मत्कू द्वीप और पांचवा सोमनाथ। राजनांदगांव राजनांदगांव जिले में है, दुर्ग दुर्ग जिले में है, नांदघाट याद रखिएगा बेमेतरा जिले में है, मत्कू द्वीप मुंगेली जिले में है और सोमनाथ जो है वो बलौदाबाजार भाटापारा जिले में स्थित है। यहां तक क्लियर है। अब जानते हैं शिवनाथ नदी पर निर्मित परियोजना या फिर बांध। तो शिवनाथ नदी पर बेसिकली एक बैराज आपको सुनने को मिलता है नाम, और वो बैराज बहुत फेमस है। उस बैराज का नाम है मोंगरा बैराज। याद रखिएगा मोंगरा बैराज जो है मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिले में स्थित है वर्तमान में। ठीक है, कौन सा बैराज, मोंगरा बैराज डैम, ये कहाँ है, अंबागढ़ चौकी के समीप है। क्लियर है। अब तो ये जितने भी आपके तटीय नगर हो गए, बांध परियोजनाएं होगी, ये सब हम लोग जान लिए। अब समझते हैं शिवनाथ नदी अपवाह तंत्र को। शिवनाथ नदी अपवाह तंत्र जो है वो महानदी अपवाह तंत्र का हिस्सा है। तो मैं थोड़ा सा रिवाइज करा दूं आपको जो हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़े थे। आपके सिहावा पर्वत से एक नदी का उद्गम होता है, इस नदी को कहते हैं महानदी। उसके पश्चात उसकी दाईं ओर से मिलती है सिलियारी नदी, फिर नौरंगपुर की पहाड़ी उड़ीसा से निकलते हुए सोंढूर नदी आकर राजीव में मिलती है, किससे, पैरी नदी से जो भाद्रीगढ़ की पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, ये सारा चीज मैं प्रीवियस क्लास में डिटेल में बता चुका हूं, तो मैं इसको अभी लेंदी नहीं बनाऊंगा। इसके पश्चात हम लोग देखते हैं कि मलेवा डोंगर की पहाड़ी से एक नदी का उद्गम होता है जिसको कहा जाता है सूखा नदी, और इसकी एक सहायक नदी है जिसको कहा जाता है कोडार नदी। इसके पश्चात उड़ीसा के सोनबेरा पठार से एक नदी उद्गम होता है जिसको कहा जाता है जोंक नदी, और रदन की पहाड़ी से लात नदी का उद्गम होता है। इस प्रकार से ये जो सारी नदियां हैं ये किसमें जाकर अपना जल छोड़ देती हैं, महानदी में। इसके अलावा एक नदी है आपकी तेल नदी। ठीक है, ये भी महानदी में जाकर आपका मिल जाती है। इसके अलावा महानदी की जो बाईं ओर से सहायक नदियां हैं उसमें पहली नदी मिलती है मलाज कुंडम की पहाड़ी से निकलने वाली दूध नदी। ये मलाज कुंडम की पहाड़ी में ही मलाज कुंडम जलप्रपात भी स्थित है। ठीक है, जो फैक्ट मैं आपको बता चुका हूं। इसके पश्चात अगला नाम सुनते हैं हम लोग गोड्री की पहाड़ी से, जो महाराष्ट्र में उद्गम जिसका होता है वो है शिवनाथ नदी। आगे हम लोग देखे थे कैमूर पर्वत से हसदेव नदी का उद्गम होता है, कोरबा से बोराई नदी का, मैन पार्ट से आपके मान नदी का, लुडेंग पहाड़ी से किलो नदी, और खुर्जा पहाड़ी पंडरा पार्ट से ईब नदी का उद्गम होता है। ये हम लोग प्रीवियस क्लास में डिटेल में देख चुके हैं। आपको अगर याद होगा तो मैं इन सब नदियों का पूरा डिटेल बता चुका था। दूध नदी भी बता दिया था, शिवनाथ नदी हम लोग बचे थे और ये पूरा बचा हुआ था। तो आज हम लोग महानदी की बाईं ओर से मिलने वाली जितनी नदियां हैं, दूध नदी को छोड़कर बाकी जितनी नदियां हैं उनको डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे। एक भाई का कमेंट आ हुआ था कि आपने एक नदी लीलागर नदी को छोड़ दिया है। तो मैं आपको बता दूं, मैं यहाँ महानदी अपवाह तंत्र में महानदी की सहायक नदी बताया था, तब हम लोग शिवनाथ नदी की सहायक नदी देखे भी नहीं थे। ठीक है, तो उनके लिए ये है कि अभी आज की क्लास में हम लोग उस चीज को भी कवर करेंगे, लीलागर नदी छूटेगा नहीं। चलिए, तो ये महानदी को हम लोग थोड़ा सा साइड में ले जाते हैं। बात करते हैं हमारा जो गोड्री की पहाड़ी महाराष्ट्र से निकलती है। ठीक है, उस नदी का नाम क्या है, शिवनाथ नदी। शिवनाथ नदी की अब सहायक नदियों को देखते हैं। सबसे पहले दाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदी में पहली नदी का नाम मिलता है खरखरा नदी। दूसरी है भानु प्रतापपुर की पहाड़ी से, जो कांकेर के भानु प्रतापपुर की पहाड़ी से निकलती है, उस नदी का नाम है तांदुला नदी। ठीक है, इसके बाद बालोद के पेटेचुआ की पहाड़ी से एक नदी का उद्गम होता है, इस नदी को कहा जाता है खारून नदी। ठीक है, जिसे रायपुर की जीवन रेखा भी कहते हैं। इसके अलावा एक छोटी नदी भी मिलती है, जमुनिया नदी। कुल मिलाकर हम लोग 4 नदी देखे, कौन कौन सी, खरखरा नदी, तांदुला नदी, खारून नदी और जमुनिया नदी। इसी के बीच में एक नदी और मिलती है आपको, खोंगसरा नदी। ठीक है, खोंगसरा नदी छोटी नदी है लेकिन यहां मेंशन कर दे रहा हूं मैं। अब हम लोग देखते हैं शिवनाथ नदी के बाईं ओर से मिलने वाली नदियां। बाईं ओर से सबसे पहली जो नदी मिलती है वो है सुरही नदी। याद रखिएगा, सुरही नदी राजनांदगांव में बहते हुए जाकर मिलती है किससे, आपके शिवनाथ नदी से। ठीक है, इसके बाद अगली नदी है आमनेर नदी। आमनेर नदी के बाद एक नदी है जो आपकी कांदावनी की पहाड़ी से निकलती है, उस नदी का नाम है हाफ नदी। कौन सी नदी, हाफ नदी। ठीक, इसके पश्चात पेंड्रा लोरमी के पठार से एक नदी का उद्गम होता है और इस नदी को कहा जाता है मनियारी नदी। ठीक, मनियारी नदी के बाद अगली जो नदी है वो है खोड्री खोंगसरा की पहाड़ी से निकलती है, जिसको कहा जाता है अरपा नदी।
और अंतिम में हम लोग देखते हैं एक नदी और जिसका नाम है लीलागर नदी। ठीक है, अब इसमें ध्यान दीजिएगा, जो मैं आपको यहाँ मेंशन किया हूँ, यहाँ पे बन रहा है एक त्रिवेणी संगम जिसमें महानदी, शिवनाथ और जोंक नदी मिलती है। अरपा नदी मानिक चौरा के पास जाकर किस में मिलती है? शिवनाथ नदी से। खारून नदी सोमनाथ के समीप किससे जाकर मिलती है? शिवनाथ नदी से। जबकि आपकी मनियारी नदी जो है वो मत्कू द्वीप के समीप जाकर कहाँ मिलती है? शिवनाथ नदी से। तो वो चीज भी इसमें मेंशन किया गया है। अब ये हो गई शिवनाथ की प्रमुख सहायक नदियां। अब इनकी सहायक नदियों की भी सहायक नदियां हैं, जैसे आमनेर की 2 सहायक नदियों के बारे में हम लोग सुनते हैं, मुस्का और पिपरिया। ठीक है, और ये 2 नदियां जो जहां मिलती हैं वो स्थल कहलाता है आपका खैरागढ़। ठीक है, खैरागढ़ में त्रिवेणी संगम एक निर्मित होता है। इस त्रिवेणी संगम का नाम कौन कौन सी नदियों द्वारा निर्मित है? तो आमनेर, मुस्का और पिपरिया खैरागढ़ के समीप मिलती हैं और एक त्रिवेणी संगम का निर्माण करती हैं। दूसरा, पेंड्रा लोरमी के पठार से जो नदी हम लोग देखे थे, कौन कौन सी नदी? मनियारी नदी। इस मनियारी नदी की सहायक नदियों में पहला नाम मिलता है आगर का, दूसरा नाम मिलता है टेसवा, तीसरा छोटी नर्मदा और चौथा है घोंघा। ये जो नदियां हैं आगर, टेसवा, छोटी नर्मदा और घोंघा, ये सब किसकी सहायक नदियां हैं? पूछ लिया जाता है तो याद रखिएगा मनियारी नदी की। क्लियर है? इसके बाद अरपा नदी की एक सहायक नदी है खारंग नदी, जिस पर खारंग जलाशय भी निर्मित है। ठीक, खारून नहीं है, याद रखिएगा। खारून अगर बोला जाए तो वो किसका है? ये पेटेचुआ की पहाड़ी से निकलती है और वो शिवनाथ नदी की सहायक नदी है, जबकि खारंग दूसरी नदी है, वो अरपा की सहायक नदी है। ठीक, और एक नदी हम लोग देखे लीलागर नदी। इस प्रकार से शिवनाथ की सहायक नदियों को हमने जाना। ठीक है, तो कौन कौन सी नदी है थोड़ा सा उसको रिवीजन हम लोग कर लेते हैं ताकि आपको आसानी हो। नीचे से ही स्टार्ट करेंगे। नीचे में हम लोग जो जो नाम देखे थे, ठीक है, सबसे पहले ये देखें, दाईं ओर से मिलने वाली नदियों में सबसे पहली जो नदी देखे थे वो क्या देखे थे? खरखरा नदी। ठीक है, खरखरा के बाद भानु प्रताप की पुर की पहाड़ी से एक नदी का उद्गम होता है। इस नदी को कहा जाता है क्या? तांदुला नदी। खरखरा के बाद तांदुला। तांदुला के बाद अगला जो है वो पेटेचुआ की पहाड़ी बालोद से निकलती है और इस नदी का नाम क्या है? खारून नदी। ठीक है, पेट पेटेचुआ में याद रखिएगा, पेट में क्या जाता है? खाना जाता है, तो खा से खारून। ठीक, इसके बाद अगला जो ये नदी है लास्ट, इसको हम लोग ले लेते हैं जमुनिया। तो शिवनाथ नदी की दाईं ओर से मिलने वाली नदियां क्या क्या हैं? खरखरा, तांदुला, खारून और जमुनिया। खरखरा, तांदुला, खारून और जमुनिया, ये बेसिक हैं। इसके अलावा एक नदी यहां पे मैं आपको बताया था, खोंगसरा, तो आप चाहें तो इसको भी याद रख लीजिएगा, यहां मेंशन कर दे रहा हूं। खरखरा तांदुला, खारून, खोंगसरा और उसके बाद जमुनिया, ऐसे भी याद कर सकते हैं, खरखरा, तांदुला, खारून, खोंगसरा, जमुनिया। चलिए, अब बाईं ओर से मिलने वाली नदियों को हम लोग समझते हैं। तो बाईं ओर से मिलने वाली नदियों में सबसे पहली जो नदी है वो है सुरही नदी। याद रखिएगा, सुरही नदी अलग है और सकरी नदी अलग है। ठीक, सुरही। उसके बाद ये जो नदी है, इस नदी को कहा जाता है आमनेर नदी। सबसे लंबी नदी आमनेर, ये वाली। ठीक, इसमें 2 सहायक नदियां हैं, एक नदी का नाम है मुस्का और दूसरी का नाम है क्या? पिपरिया। मुस्का नदी और पिपरिया नदी आमनेर नदी से कहां जाकर मिलती हैं? खैरागढ़ में, और खैरागढ़ में एक त्रिवेणी संगम बनाती हैं। इसके बाद कांदावनी की पहाड़ी से एक नदी का उद्गम होता है। इस नदी को कहा जाता है हाप। इस हाप की एक सहायक नदी है, इस सहायक नदी का नाम है सकरी। ठीक है, कवर्धा से निकलती है ये सकरी नदी, जबकि सुरही नदी राजनांदगांव से। अब इसको याद कैसे करें? तो सकरी में क है, क से कवर्धा, सुरही में र है तो र से राजनांदगांव, ऐसा करके भी आप याद रख सकते हैं। याद रखिएगा, सकरी नदी जो है ये क है बोल के दिया हूं ना, अंग की मात्रा नहीं है। सकरी नदी जो है वो आपकी हाफ की सहायक नदी है, जबकि सुरही जो है वो शिवनाथ की सहायक नदी है। ठीक है, इसके बाद पेंड्रा लोरमी के पठार से एक नदी का उद्गम होता है। इस नदी को हम लोग क्या किस नाम जानते हैं? मनियारी नदी। अब मनियारी नदी की 4 सहायक नदियां कौन कौन सी बताया था? आगर नदी, दूसरा बताया था टेसुआ, तीसरा बताया था छोटी नर्मदा और चौथा था क्या? घोंघा नदी। ठीक है, चौथा घोंघा। खोंडरी खोंगसरा की पहाड़ी से एक नदी का उद्गम होता है जिसको बिलासपुर की जीवन रेखा कहते हैं, वो है अरपा नदी। अरपा की एक सहायक नदी हम लोग जानते हैं क्या? खारंग नदी। ठीक है, और ये मानिक चौरा के समीप जाकर किसमें मिल जाती है? शिवनाथ नदी मिल जाती है। एक अंतिम नदी बची, उस नदी का नाम क्या है? लीलागर नदी। इतनी जो नदियां मैं आपको बता रहा हूं वो अपना जल कहां छोड़ रही हैं? शिवनाथ नदी में। और शिवनाथ नदी अपना जल कहां छोड़ती है फिर? महानदी में, किसमें? शिवनाथ के समीप। क्लियर है?
जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ये जितनी नदियां हैं, बेसिक नदियां आपको याद रखनी है। तो कौन कौन सी रखनी है, थोड़ा सा इसको हम लोग रिटर्न फॉर्म में ले लेते हैं। बेसिक आपको याद रखना है, दाईं ओर से मिलने वाली नदियों में खरखरा, ठीक है, खरखरा, तांदुला, खारून, यहाँ पे खोंगसरा, ठीक है, और जमुनिया। खरखरा, तांदुला, खारून, खोंगसरा और जमुनिया। इधर याद रखेंगे क्या, पहले याद रखेंगे सुरही, ठीक है, इसको हाईलाइट करूं, सुरही, उसके बाद आमनेर, उसके बाद मनियारी, उसके बाद अरपा और लीलागर। एक नाम और है हाफ, ठीक। तो इसको हम लोग कैसे याद रखेंगे, सुरही, आमनेर, हाफ, मनियारी, अरपा, लीलागर। सुरही, आमनेर, हाफ, मनियारी, अरपा, लीलागर, ये बाईं ओर से मिलने वाली नदियां हैं। आमनेर की फिर 2 सहायक नदी मुस्का और पिपरिया। मनियारी की 4 सहायक नदी आगर, टेसवा, छोटी नर्मदा और घोंघा। और अरपा की सहायक नदी खारंग। ठीक है, इतना में हमारा ये नदी का पोर्शन कवर हो जाता है। तो हम लोग जैसे पढ़े थे सेम फॉर्मेट में मैं इस नदी को फिर से कन्वर्ट कर देता हूं ताकि आपको आसानी हो। ये आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक आपको यहाँ पे नया त्रिवेणी संगम मिल गया, ध्यान रखिएगा। आमनेर नदी में बनी हुई है त्रिवेणी संगम, आमनेर, मुस्का और पिपरिया का। कहाँ पे, खैरागढ़। क्लियर है। खारून नदी कहाँ जाकर शिवनाथ नदी में मिलती है, तो सोमनाथ के समीप। अरपा नदी कहाँ जाकर शिवनाथ नदी से मिलती है, तो मानिक चौरा के समीप। और मनियारी नदी कहाँ जाकर मिलती है, तो मतकुद्वीप में। ठीक है, मतकुद्वीप किस जिले में स्थित है, अगर आपको कभी पूछे तो मुंगेली जिले में स्थित है। ठीक है, चलिए इसमें सिर्फ शिवनाथ नदी को मैं आपको पोर्शन दिखाता हूं। ये हमारी शिवनाथ और उसकी सहायक नदियां हैं। ठीक है, और ये नीले कलर में जो है ये क्या है, महानदी है। ठीक, तो अभी महानदी की बाकी सहायक नदियों को हम लोग अभी साइड में रख लेते हैं। अब समझते हैं शिवनाथ नदी की दाईं ओर से मिलने वाली नदियां या फिर शिवनाथ नदी की दक्षिण से मिलने वाली नदियां। द से दाईं, द से दक्षिण, ये याद रखिएगा। बायां में वैसा नियम नहीं आता, बायां उत्तर अलग हो जाता है जबकि दायां और दक्षिण सेम रहता है। ठीक है, तो इसको ऐसे ही याद रखिए, द से दायां और द से दक्षिण। तो दायां से हमको क्या क्या नदी जानना है, खरखरा नदी, तांदुला नदी, खारून नदी, खोंगसरा नदी और जमुनिया नदी। ठीक है, अब एक एक नदी को समझते फिर बाईं ओर की नदियों को जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं इसकी दाईं ओर से मिलने वाली जो पहली नदी है वो है खरखरा नदी। ठीक है, खरखरा नदी के बारे में क्या जानना है, तो खरखरा नदी का उद्गम जो होता है वो डोंडी लोहारा बालोद जिले से होता है। ठीक है, कहाँ, डोंडी लोहारा बालोद। ठीक, इस खरखरा नदी पर एक जलाशय भी निर्मित है जिसको कहा जाता है राजीव गांधी जलाशय। कौन सा जलाशय, राजीव गांधी जलाशय। ठीक, और इस पर एक बांध परियोजना चलाई जा रही है जिसको कहा जाता है खरखरा परियोजना। किस जिले में, बालोद जिले में। अब खरखरा बांध बोले, खरखरा परियोजना बोले या राजीव गांधी जलाशय बोले, ये एकमात्र पूर्णतः मिट्टी से निर्मित बांध है। खरखरा के बाद जो अगला हम लोग का नदी देखे थे वो भानु प्रतापपुर की पहाड़ी से कांकेर से निकलता था जिसका नाम क्या था, तांदुला नदी। ठीक है, तांदुला नदी का जो उद्गम है वो भानु प्रतापपुर की पहाड़ी से होता है। ठीक है, कहां से, भानु प्रतापपुर की पहाड़ी कांकेर से। और ये नदी बहते बहते शिवनाथ नदी में जाकर मिल जाती है। ठीक है, अपना विसर्जन कहाँ करेगी, शिवनाथ नदी में। इस पर एक जलाशय भी निर्मित किया गया है और वो जलाशय कौन सा है, तांदुला जलाशय। ठीक है, किस जिले में, बालोद जिले में। और ये जो तांदुला जलाशय है ये छत्तीसगढ़ का प्रथम जलाशय या प्रथम परियोजना है। 1913 में बनाया गया था, याद रखिएगा। कब, 1913 में, 1913 में तांदुला जलाशय का निर्माण किया गया था। ठीक है, इसकी सहायक नदी की हम लोग अगर बात करें तो इसकी एक सहायक नदी मिलती है हमको, वो है क्या, जुआर या जुआरी नदी। ठीक है, जुआर या जुआरी नदी जो है इसकी सहायक नदी है जिस पर एक जलाशय निर्मित है जिसको कहा जाता है गोंदली जलाशय, बालोद जिले में स्थित है। ठीक है, निकलता कहाँ से है, भानु प्रतापपुर की पहाड़ी कहाँ है, तो याद रखिएगा कांकेर जिले में है। कांकेर से उत्तर की ओर बहते हुए शिवनाथ में जाकर मिलेगा। तो बालोद जिले में यहाँ पे 2 जलाशय मिलते हैं। तांदुला नदी पर बनाया गया है तांदुला जलाशय और तांदुला के सहायक जुहार या जुआरी नदी पर बनाया गया है गोंदली जलाशय। तो 2 डैम कौन कौन से हैं, तांदुला और दूसरा गोंदली। ये दोनों कहाँ हैं, बालोद जिले में। किस नदी पर, तो तांदुला नदी पर। तांदुला नदी पर तांदुला जलाशय और तांदुला की सहायक नदी जुहार या जुआरी पर गोंदली जलाशय निर्मित है। कहाँ, बालोद जिले में। क्लियर है। इसकी कुल लंबाई है 64 किलोमीटर, जो मैं पहले आपको बता चुका हूं। तांदुला के बाद अगली जो हम लोग नदी जानते हैं, जो पेटेचुआ की पहाड़ी संजारी बालोद से निकलती है, उस नदी का नाम क्या है, तो याद रखिएगा उस नदी का नाम है खारून नदी। खारून नदी का उद्गम कहां से होता है या ओरिजिनेट कहां से होती है, तो पेटेचुआ की पहाड़ी संजारी बालोद में इसका उद्गम होता है। ठीक है, ये जो पहाड़ी है यहाँ से ये नदी बहते हुए जाती है
और सिमगा के समीप, सिमगा कहाँ है तो याद रखिएगा बलौदाबाजार भाटापारा जिले में है। सिमगा के समीप सोमनाथ के निकट ये शिवनाथ नदी पर जाकर मिल जाती है। अगर आपको सोमनाथ ऑप्शन में नहीं है तो सिमगा ऑप्शन में दिया रहेगा, अगर वो भी नहीं है तो बलौदाबाजार में जाकर मिलती है। कहाँ से? शिवनाथ नदी पर। ठीक है, इसके तट पर एक शहर स्थित है जिसको कहा जाता है रायपुर, जो छत्तीसगढ़ का राजधानी वाला जिला है। ठीक है, इसीलिए खारून नदी को रायपुर की जीवन रेखा भी कहा जाता है। इसके अलावा खारून नदी में दो प्रमुख घाट भी हैं। एक है आपका क्या, दुर्ग का तरी घाट, और दूसरा रायपुर का महादेव घाट। ये दोनों घाट जो हैं वो खारून नदी पर ही निर्मित हैं, तरी घाट और महादेव घाट। याद रखिएगा तरी घाट दुर्ग जिले में है, जबकि महादेव घाट जो है वो रायपुर जिले में है। महादेव घाट के समीप याद रखिएगा खारून नदी पर एक सस्पेंशन ब्रिज बनाया गया है, जो छत्तीसगढ़ का पहला सस्पेंशन ब्रिज है, जिसको कहा जाता है क्या, लक्ष्मण झूला। सस्पेंशन ब्रिज क्या होता है अगर आपको समझना है तो मैं थोड़ा सा बता दूं। इसके नीचे, इस ब्रिज के नीचे पिलर नहीं होते, खंभे नहीं होते, इसलिए इसको सस्पेंशन ब्रिज कहा जाता है। तो छत्तीसगढ़ का पहला सस्पेंशन ब्रिज का नाम क्या है तो लक्ष्मण झूला है। किस नदी पर बनाया गया है तो खारून नदी पर बनाया गया है। कहाँ बनाया गया है तो महादेव घाट के समीप बनाया गया है। क्लियर है? इसकी लंबाई की बात करें तो खारून नदी की जो कुल लंबाई है वो 96 किलोमीटर है। अगली नदी की ओर बात करते हैं हम लोग। तो खारून नदी के बाद अगली जो हमारी नदी है वो है खोंगसरा या खोसरी नदी। ठीक है, दो नाम मिलते हैं, खोसरी नदी। ठीक, तो ये खोसरी नदी का जो उद्गम होता है ये बलौदाबाजार जिले में होता है, और ये अपना जल जो है वो शिवनाथ नदी में जाकर विसर्जित कर देती है। इसके बारे में बस इतना ही जानिए, नाम बस जान लीजिए, खोसरी या कहीं कहीं खोंगसरा नदी लिखा रहता है, इस टाइप का नाम इसका मिलता है। अंतिम जो दाईं ओर से मिलने वाली नदी है वो है जमुनिया नदी। ठीक, जमुनिया नदी के बारे में क्या जानना है तो इस नदी का जो उद्गम होता है वो भी बलौदाबाजार से होता है, और ये अपना विसर्जन कहाँ करती है तो अपना जल शिवनाथ नदी में जाकर छोड़ देती है। इस प्रकार से हम लोगों ने शिवनाथ नदी की दाईं ओर से मिलने वाली नदियों में खरखरा, तांदुला, खारून, खोसरी एक यहाँ पे है, ठीक है, और जमुनिया, इनके बारे में जाना। अब समझते हैं शिवनाथ नदी की बाईं ओर से मिलने वाली नदियों के बारे में। ठीक है, बाईं ओर से बोले या फिर उत्तर की ओर से मिलने वाली इसकी जो सहायक नदी है, जिसमें पहला नाम हमको क्या मिलता है, सुरही का, दूसरा आमनेर, तीसरा हाफ, चौथा मनियारी नदी, पांचवा अरपा नदी और छठवां लीलागर नदी। 6 नदी यहाँ ऊपर साइड से मिलते हैं। ठीक है, उत्तर से या फिर बाईं ओर से। अब एक एक को देखते, फिर उनकी सहायक नदियों को भी समझेंगे। पहली नदी जो है वो हमारी कौन सी है, शिवनाथ नदी की बाईं ओर से मिलने वाली सबसे प्रथम नदी छत्तीसगढ़ में वो है सुरही नदी। सुरही नदी का उद्गम जो होता है वो खैरागढ़ छुई खदान गंडई जिले में होता है। पहले ये कहाँ होता था तो राजनांदगांव लिया जाता था, जो मैं आपको कोड बताया था, र और क का, सकरी और सुरही का। वास्तव में इसका उद्गम खैरागढ़ छुई खदान गंडई जिले में होता है, और ये दुर्ग में अपना जल शिवनाथ नदी में छोड़ देती है। सुरही नदी के बाद अगली जो हमारी नदी है वो है आमनेर नदी। आमनेर नदी का उद्गम मैकल पर्वत श्रेणी में होता है। किस जिले में तो याद रखिएगा कबीरधाम जिले में। विसर्जन ये शिवनाथ नदी पर करते हैं, कहाँ तो सगनी घाट। शिवनाथ नदी में भी स्पेशल घाट अगर पूछा जाए तो सगनी घाट वो दुर्ग जिले में ही है, स्थित है। शिवनाथ नदी के समीप एक घाट है, उस घाट का नाम क्या है, शिवनाथ नदी का सगनी घाट। वहां पे आमनेर नदी जाकर मिल जाती है, किसमें, शिवनाथ नदी में। इसकी सहायक नदियां, दो सहायक नदी मिलती हैं आपको, एक है मुस्का और दूसरी है पिपरिया। ठीक है, मुस्का और पिपरिया दो नदियां जहां मिलती हैं वो त्रिवेणी संगम कहलाता है, क्या, खैरागढ़। खैरागढ़ में जहां इंदिरा संगीत विश्वविद्यालय है, ठीक है, वही खैरागढ़ है ये। क्लियर है? चलिए, आमनेर नदी के बाद अगली जो हमारी नदी है कांदावनी की पहाड़ी से निकलने वाली हाफ नदी। हाफ नदी के बारे में क्या जानना है तो इसका उद्गम कहाँ से होता है, कांदावनी की पहाड़ी या फिर पंडरिया पहाड़ी कबीरधाम जिले से। ठीक है, दो नाम मिलते हैं, पंडरिया के पास स्थित है इसलिए उसको पंडरिया पहाड़ी भी कहा जाता है, या फिर कांदावनी की पहाड़ी या फिर पंडरिया पहाड़ी कबीरधाम जिला। ठीक है, विसर्जन कहाँ करती है अपने जल का तो याद रखिएगा यह अपना जल जो है वो नांद घाट जेवरा ग्राम बेमेतरा के समीप शिवनाथ नदी पर अपना जल छोड़ देती है। ठीक है, कहाँ तो नांद घाट जेवरा ग्राम बेमेतरा। कुल मिलाकर हाफ नदी कबीरधाम से निकलती है और बेमेतरा में शिवनाथ नदी मिल जाती है। शिवनाथ नदी में जिस गांव के पास मिलती है वो गांव का नाम क्या है, जेवरा गांव है। ठीक है, बेमेतरा जिले में है, और उस घाट का नाम क्या है तो नांद घाट है। क्लियर है? इसके अलावा इसकी सहायक नदी में सकरी नदी जो है वो इसकी सहायक नदी है। कौन सी नदी? सकरी नदी। तो हाफ की सहायक नदी क्या है, सकरी नदी है, जो कबीरधाम जिले में बहती है। क्लियर है? हाफ नदी पर एक जलप्रपात भी निर्मित है कांदावनी पहाड़ी में ही, जिस जलप्रपात का नाम क्या है, कंवलधार जलप्रपात।
जलप्रपात में मैं ये सारा चीज बताऊंगा, लेकिन अभी एड ऑन इसमें हम लोग कवर करते चल रहे हैं। कांदावनी की पहाड़ी में हाफ नदी पर द्वारा निर्मित कौन सा जलप्रपात है? कंवलधार जलप्रपात। हाफ नदी के बारे में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट, इसकी लंबाई क्या है? तो 44 किलोमीटर। और नोट करके आप याद रख सकते हैं कि यह कबीरधाम और मुंगेली का सीमा पर बहती है। ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे कबीरधाम है, फिर उसके ऊपर मुंगेली है, फिर यहाँ पे बिलासपुर है, फिर यहाँ पे आपका जांजगीर चांपा है, ऐसा ऐसा है। तो इसमें थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा, ये कबीरधाम है, जैसे ये मुंगेली है, ये बिलासपुर है और ये जांजगीर चांपा है, ऐसा करके ये एक पोर्शन हो गया। यहाँ पे एक सीमा, यहाँ एक सीमा और यहाँ एक सीमा, 3 सीमा आपको दिखाई दे रही है। मैं यही आपको डिफाइन कर दे रहा हूं। जो हाफ नदी है, हाफ नदी कबीरधाम और मुंगेली, ये हाफ नदी है। ये वाली सीमा कौन निर्धारित कर रही है? कबीरधाम और मुंगेली जिले के बीच में सीमा का निर्धारण कौन कर रहा है? हाफ नदी। जबकि मुंगेली और बिलासपुर के बीच में कौन सी नदी बहती है? तो याद रखिएगा, इन दोनों के बीच में मनियारी नदी बहती है। जबकि आपका बिलासपुर और जांजगीर चांपा के बीच में सीमा का निर्धारण कौन सी नदी करती है? तो लीलागर नदी करती है। 3 नदी अलग अलग हैं जो 4 जिलों को विभाजित करते हैं। कबीरधाम और मुंगेली, ये नोट करके आप याद रख सकते हैं। कबीरधाम और मुंगेली के बीच में कौन सी नदी बहती है? हाफ नदी। मुंगेली और बिलासपुर के बीच में कौन सी सीमा बनाती है? मनियारी नदी। और बिलासपुर और जांजगीर चांपा के बीच में लीलागर नदी। आप बिलासपुर आते हैं तो देखिएगा, बिलासपुर सीमा जैसे ही प्रवेश करेंगे एक नदी मिलती है, वो नदी है लीलागर नदी। जैसे ही आप मुंगेली जाते हैं तो आपको एक नदी मिलती है बिलासपुर से, वो नदी है कौन सी? मनियारी नदी। मुंगेली से जैसे ही आप कबीरधाम जाते हैं तो आपको रास्ते में एक नदी मिलेगी, वो नदी है कौन सी? हाफ नदी। क्लियर है? चलिए, हम लोगों ने नदियों को भी समझ लिया कि ये नदियां इन जिलों के सीमा का निर्धारण करती हैं। हाफ नदी के बाद अगली जो हमारी नदी है मनियारी नदी। मनियारी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो याद रखिएगा, इसका उद्गम पेंड्रा लोरमी के पठार से होता है, जो सिंहावल सागर मुंगेली में स्थित है। पेंड्रा लोरमी का पठार, और ये चुनचुनिया ग्राम के पास अर्थात मदकू द्वीप के पास शिवनाथ नदी में जाकर मिल जाती हैं। इसका विसर्जन कहाँ होता है? विसर्जन की अगर हम लोग बात करें तो शिवनाथ नदी पर चुनचुनिया ग्राम मदकू द्वीप के समीप स्थित है, वहां जाकर ये शिवनाथ नदी में मिल जाती हैं। इस पर एक जलाशय भी निर्मित है जिसको कहा जाता है खुड़िया जलाशय या फिर राजीव गांधी जलाशय। अभी राजीव गांधी परियोजना भी देखे थे, ठीक है। ये राजीव गांधी जलाशय है, कौन सा? खुड़िया जलाशय, जिसको खुड़िया के नाम से जाना जाता है। इसकी सहायक नदियां 4 मैं आपको पहले ही बताया था, कौन कौन सी? आगर, टेसवा, छोटी नर्मदा और घोंघा। कौन कौन सी बताया था? आगर, टेसवा, छोटी नर्मदा और घोंघा, ये 4 इसकी सहायक नदियां हैं, ठीक। इस पर खुड़िया जलाशय जो है वो लोरमी में 1924 से 30 के बीच में बनाया गया था। आगर नदी का उद्गम की अगर हम लोग बात करें, एक बार एग्जाम में पूछ लिया गया है, तो आगर नदी याद रखिएगा पंडरिया में इसका उद्गम होता है। पंडरिया में कहा? तो भरकुंड पहाड़ी, भरकुंड पहाड़ी पंडरिया से आगर नदी का उद्गम होता है और वो मनियारी नदी में जाकर मिल जाते हैं। इसके अलावा आगर के अलावा छोटी नर्मदा, टेसवा और घोंघा, ये भी किसकी सहायक नदियां हैं? मनियारी की सहायक नदियां हैं। मनियारी नदी के बारे में जो नोट करके जानने वाला फैक्ट है कि यह मुंगेली और बिलासपुर की सीमा पर बहती है, अर्थात 2 जिलों के बीच में सीमा रेखा बनाती है। मुंगेली और बिलासपुर के बीच में सीमा रेखा बनाने का कार्य कौन सी नदी करती है? मनियारी नदी करती है। इसकी लंबाई की अगर बात करें तो इसकी लंबाई है 134 किलोमीटर। साथ ही इसके तटीय नगर की बात करें तो मनियारी नदी के तट पर ही आपको लोरमी शहर मिलेगा, तखतपुर मिलेगा। इसके अलावा अमेरिका ताला गांव, जहां देवरानी जेठानी मंदिर है, रुद्र शिव की प्रतिमा है, वो भी किस नदी के तट पर स्थित है? तो मनियारी नदी के तट पर स्थित है। क्लियर है? इसमें आपका जो तखतपुर है वो बिलासपुर जिले में है, आपका ताला गांव जो है वो बिलासपुर जिले में है, जबकि लोरमी जो है ये मुंगेली जिले में स्थित है। क्लियर है? बात करें इसकी लंबाई की, तो इसकी लंबाई जो है वो 134 किलोमीटर है, जिसके कारण यह शिवनाथ की सबसे प्रमुख सहायक नदी हो जाती है। शिवनाथ नदी की सबसे प्रमुख सहायक नदी होने का रीजन क्या है? इसकी खुद की बहुत सारी नदियां हैं, सहायक नदियां, जिसके कारण ये शिवनाथ नदी में अपार मात्रा में जल प्रवाहित करती हैं। इसलिए शिवनाथ नदी की सबसे प्रमुख सहायक नदी मानी जाती है मनियारी नदी। मनियारी नदी के बाद अब हम लोग पहुंच जाते हैं बिलासपुर की जीवन रेखा कही जाने वाली हमारी अरपा नदी। अरपा नदी का जो उद्गम होता है वो याद रखिएगा खोंडरी खोंगसरा पहाड़ी से होता है, जो कि गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में स्थित है। ये अपना जल शिवनाथ नदी में जाकर छोड़ती हैं, ठीक है। कहाँ से इसका उद्गम होता है? तो खोंडरी खोंगसरा की पहाड़ी। जल कहाँ छोड़ती है? तो शिवनाथ नदी। अब शिवनाथ नदी में भी कहाँ स्पेसिफाई किया जाए तो मस्तूरी के पास एक जगह है मानिक चौरा, ठीक है, वहां पर ये शिवनाथ नदी में जाकर अपना जल छोड़ देती हैं।
इस पर परियोजना भी चलाई जा रही है। कौन सी परियोजना? अरपा भैंसाजार परियोजना, जो कोटा के समीप है। ठीक है, आप जानते हैं बिलासपुर में एक जगह है कोटा, वहां पर है आपका क्या? अरपा भैंसाजार परियोजना। इसकी सहायक नदियों की बात करें तो इसकी सहायक नदियां हैं खारंग नदी, जिस पर एक जलाशय बनाया गया है जिसको कहा जाता है क्या? खूंटा घाट जलाशय। और खूंटा घाट जलाशय को संजय गांधी जलाशय कहा जाता है, जबकि खुड़िया जलाशय को राजीव गांधी जलाशय के नाम से जाना जाता है। खूंटा घाट जो डैम है या खूंटा घाट जलाशय है वो किस नदी पर निर्मित है? तो खारंग नदी पर निर्मित है, जो कि अरपा की सहायक नदी है। क्लियर है? जो बिलासपुर जिले में स्थित है। अब इसमें हम लोग जानते हैं खारंग में कौन सा जलाशय बनाया गया है? तो इसमें बनाया गया है खूंटा घाट जलाशय, जिसको एक और नाम से जाना जाता है संजय गांधी परियोजना या संजय गांधी जलाशय के नाम से। इस अरपा नदी के तट पर आपका पेंड्रावन स्थित है। उसके अलावा बिलासपुर शहर जो है वो अरपा नदी के तट पर स्थित है, इसलिए बिलासपुर को, अरपा नदी को बिलासपुर की जीवन रेखा भी कहा जाता है। बिलासपुर में एक घाट भी है अरपा नदी पर जिसको कहा जाता है छठ घाट। छठ घाट जो है वो बिलासपुर जिले में स्थित है। और इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है वो क्या है कि एशिया का सबसे बड़ा स्थायी छठ घाट है। जो प्राउड का एक बात है, एशिया का सबसे बड़ा स्थायी छठ घाट कहाँ स्थित है? तो बिलासपुर में है। उसका नाम ही है छठ घाट। किस नदी के समीप है? तो अरपा नदी के। इसके अलावा एक जगह है जो है मानिक चौरा, मस्तूरी के समीप है। ये भी आपके अरपा नदी के तट पर स्थित है। क्लियर है? चलिए, अरपा नदी के बाद हम लोग अब पहुंच जाते हैं, हमारी जो अगली नदी है वो है लीलागर नदी। ठीक है, कहीं कहीं लीलागार लिखा रहता है तो कंफ्यूज नहीं होना है, बात उसी नदी की हो रही। बहुत प्राचीन उल्लेख मिलता है छत्तीसगढ़ के इतिहास में। ठीक, तो इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो इसका उद्गम होता है हरदी बाजार पहाड़ी कोरबा जिले से। कौन सी पहाड़ी? हरदी बाजार पहाड़ी कोरबा जिला। ये अपना जल कहाँ छोड़ती है? तो याद रखिएगा, पामगढ़ के पास एक जगह है देवरघटा। ठीक है, देवरघट्टा या देवरघटा। ठीक, वहां जाकर ये शिवनाथ नदी में जाकर अपना जल छोड़ देती है। पामगढ़ आपके जांजगीर चांपा जिले में आता है। जो लोग नहीं जानते मैं उनको बता दूं, पामगढ़ के पास एक जगह है देवरघटा, जांजगीर चांपा जिले में। वहां पर यह शिवनाथ नदी में जाकर मिल जाती है। कौन सी नदी? लीलागर नदी। इसका प्राचीन नाम क्या मिलता है? आप लोग पढ़े होंगे, इसको कहा जाता था निडिला नदी। प्रसन्नपुर शहर भी आपको याद होगा, निडिला नदी के समीप ही आपके प्रसन्न मात्र ने बसाया था प्रसन्नपुर शहर, जिसे वर्तमान में किस नाम जाना जाता है? मल्हार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो मल्हार जो है वो पहले प्रसन्नपुर हुआ करता था और उस प्रसन्नपुर को प्रसन्न मात्र ने बसाया था किस नदी के किनारे? तो निडिला नदी के किनारे। वो निडिला नदी वर्तमान में लीलागर नदी के नाम से जानी जाती है। इसकी लंबाई की अगर बात करें तो इसकी लंबाई 135 किलोमीटर है। तट पर जो शहर स्थित है उसमें मल्हार प्रमुख शहर है। ठीक है, मल्हार का प्राचीन नाम क्या था? तो प्रसन्नपुर था। अब इसमें नोट करके याद रखिएगा, जो लीलागर नदी है ये बिलासपुर और जांजगीर की सीमा रेखा पर बहती है। जो 3 फैक्ट मैं आपको पहले ही बताया था, एक हाफ का बताया था, दूसरा मनियारी का बताया था और तीसरा लीलागर का एक डायग्राम बना के अभी थोड़ी देर पहले जो बताया था वही चीज है ये। क्लियर है? इसमें आप ध्यान दीजिएगा, नोट करके आप याद रख सकते हैं, यह शिवनाथ नदी की सबसे लंबी सहायक नदी। 135 किलोमीटर लंबा शिवनाथ नदी में कोई नदी आकर नहीं मिलता। तो इस प्रकार से हम लोगों ने शिवनाथ नदी में जो दाईं ओर से मिलने वाली नदी खरखरा नदी, फिर तांदुला नदी, खारून नदी, खोसरी नदी या खोंसरा नदी, ठीक है, खोसरी नदी, जमुनिया नदी, इनके बारे में जाना। इसके अलावा सुरही नदी, आमनेर नदी, मनियारी, हाफ, अरपा और लीलागर, इतनी नदियां और उनकी सहायक नदियों के बारे में समझा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने ये जो महानदी अपवाह तंत्र है, इसमें महानदी और उसके बाद इतनी यहाँ शिवनाथ तक आपकी सहायक नदियों को हमने जान लिया। इतना में कवर नहीं हो जाता। अभी हम लोगों ने महानदी और उसकी सहायक नदियों में यहाँ तक पहुंचे हैं। अभी बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदी, अगली नदी हम लोग समझते हैं कौन सी? हसदेव नदी। ध्यान दीजिएगा, ये हसदेव नदी जो है ये महानदी की अगली सहायक नदी है, जो कि किस ओर से आकर मिल रही है? बाईं ओर से आकर मिल रही है या फिर उत्तर से आकर मिलने वाली नदी है। हसदेव नदी भी बहुत इंपॉर्टेंट नदी है। तो हम लोग अब हसदेव नदी के ऊपर जाते हैं। ठीक है, हसदेव नदी का जो उद्गम होता है वो याद रखिएगा, सोनहट पठार में कैमूर पर्वत से इसका उद्गम होता है। ये अपना विसर्जन कहाँ करती है? तो ये अपना विसर्जन महानदी पर करती है। कहाँ? केरा शिलादेही के निकट महानदी में ये अपना जल छोड़ देती है। कौन सा नदी? हसदेव नदी। इसकी कुल लंबाई की बात करें तो हसदेव नदी की कुल लंबाई है 176 किलोमीटर। कितना है? 176 किलोमीटर। इसकी सहायक नदियों में अहिरन, जिसको जटाशंकर या जटाशंकरी भी कहा जाता है, उसके अलावा चोरनई, गेंज, झींक, उतेन, हसिया, केवाई, तान, रेहर, ये सब इसकी सहायक नदियां हैं। ठीक है,
कौन कौन सी? अहिरन, जिसको जटा संकर या जटा संकरी भी कहा जाता है। उसके अलावा चोरनई, गेज, झींक, उतेन, हसिया, केवई, तान, रेहर, इस प्रकार की इसकी सहायक नदियां मिलती हैं। बात करें हसदेव नदी की प्राचीन नाम का, हसदेव नदी को किस किस नाम जाना जाता था? तो हसदेव नदी को पहला चीज आपको महानद, ये याद रखिएगा, हसदेव नदी को कहा जाता था महानद। अब इसका सोर्स हमको कहां से पता चलता है कि हसदेव नदी को महानद कहा जाता था? तो पहला चीज मत्स्य पुराण, इसके अलावा मार्कंडेय पुराण, वायु पुराण और ब्रह्म पुराण में, इन चारों पुराणों में हसदेव नदी का उल्लेख महानद के रूप में किया गया है। अर्थात हसदेव नदी को प्राचीन काल में महानद कहा जाता था। सोर्स क्या है? मत्स्य पुराण, मार्कंडेय पुराण, वायु पुराण और ब्रह्म पुराण। इसके अलावा हसदेव नदी के और नाम मिलते हैं, जैसे कि हस्ती सोमा या हस्तु सोमा। हसदेव नदी को हस्ती सोमा या फिर हस्तु सोमा कहा जाता था। इसके साक्ष्य कहां से मिलते हैं? तो इसके साक्ष्य हमको मिलते हैं पद्म पुराण से और महाभारत से। महाभारत और पद्म पुराण के अनुसार हसदेव नदी को हस्ती सोमा या हस्तु सोमा कहा जाता था। इसके अलावा हसदेव नदी का एक और नाम मिलता है जिसको कहा जाता है हसदेव अर्थात हर्षदेव। ठीक है, हसदेव को पहले क्या कहा जाता था? हर्षदेव कहा जाता था, ऐसा भी उल्लेख हमको मिलता है। अब हसदेव नदी की परियोजनाओं के बारे में समझते हैं। तो हसदेव नदी में याद रखिएगा हसदेव बांगो परियोजना संचालित है, जिसको मिनी माता परियोजना कहा जाता है, जो कि 1967 से संचालित है। कहाँ पे बना हुआ है? तो माचा डोली कोरबा में बना हुआ है। ठीक है, कौन सी परियोजना? हसदेव बांगो परियोजना। यह छत्तीसगढ़ की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना है। यह प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध है। इसकी अगर ऊंचाई की बात करें, यहां से लेकर यहां का हाइट देखें तो ये है आपका 87 मीटर। प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है अगर आपको पूछे तो मिनी माता बांध है या हसदेव बांधो बांग है। ठीक है, हसदेव नदी पर जो बांध बनाया गया है वो सबसे ऊंचा बांध है। कितना मीटर? 87 मीटर। तो चलिए हम लोग अब हसदेव नदी और उसकी सहायक नदियों को देखते हैं। हसदेव नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो याद रखिएगा कैमूर पर्वत से होता है। और यह हसदेव नदी दक्षिण की ओर प्रवाहित होते हुए किस पर आकर मिल जाती है? महानदी पर। आपको अगर पता होगा प्रीवियस क्लास में जब मैं आपके नदियों के बारे में उल्लेख कर रहा था, तो हसदेव नदी ऐसी नदी है जो उत्तर की ओर नहीं बहती बल्कि दक्षिण की ओर बहती है। एक्सेप्शनल था। हसदेव नदी में हम लोग देख लिए मिनी माता परियोजना निर्मित है। अब इसकी सहायक नदियों को देखते हैं। तो सबसे पहली सहायक नदी आपको मिलती है अहिरन नदी। अहिरन के बाद दूसरी सहायक नदी चोरनई, तीसरी है गेज नदी, चौथी झींक नदी, पांचवी है उतेंग नदी, छठवीं है आपकी हसिया नदी, सातवीं केवई नदी, आठवीं तान नदी। कौन कौन से देखें हम लोग? अहिरन, चोरनई, गेज, एक हो गया झींक। अहिरन, चोरनई, गेज, झींक, ऐसा करके याद रख लीजिए। उसके बाद अगला देखते हैं उतेंग, हसिया, केवई, तान। कुल मिलाकर 8 नदी हम लोग देख लिए। तो ये जो नदियां हैं, इसके अलावा रेहर नदी, इसके अलावा अहिरन की एक सहायक नदी आपको मिलती है, वो है जटा संकरी या जटा संकरी। ठीक, इसमें समीप में स्थल भी हम लोग को मिलते हैं, कुछ तटीय नगर, जैसे कि आपका हसदेव नदी के समीप है आपका मनेन्द्रगढ़। ये शहर किस नदी के किनारे है? तो हसदेव नदी के किनारे स्थित है। दूसरा नाम मिलता है कटघोरा, जो अहिरन और जटा संकरी नदी के मध्य स्थित है। ठीक है, इसके अलावा हसदेव नदी के किनारे ही कोरबा बसा हुआ है। हसदेव नदी के किनारे ही चांपा शहर बसा हुआ है। हसदेव नदी के किनारे ही पीथमपुर भी बसा हुआ है जांजगीर चांपा में। तो इस प्रकार से ये जो सारी नदियां हैं, ये जो सारे स्थल हैं, वो किस नदी के किनारे बसे हुए हैं? हसदेव नदी। कौन कौन सा? एक है आपका नाम मनेन्द्रगढ़, दूसरा कोरबा, तीसरा चांपा, चौथा पीथमपुर। मनेन्द्रगढ़, कोरबा, चांपा और पीथमपुर। और कटघोरा जो है वो जटा संकरी नदी के तट पर स्थित है। इस नदी पर बहुत ज्यादा फेमस जलप्रपात हैं छत्तीसगढ़ के। ठीक, तो कौन कौन से जलप्रपात? पहला नाम है अमृतधारा, दूसरा अंकुरी नाला, तीसरा गावर घाट। हसदेव नदी में क्या लग गया है? आग लग गया है, ऐसे याद रख लीजिएगा। ए से अमृतधारा, ए से अंकुरी नाला और जी से गावर घाट। ठीक है, हसदेव में या हंसकर आग लगाने वाला, ऐसा भी आप याद रख सकते हैं। हंसकर क्या? आग लगाने वाला। ये आग को इंग्लिश में रखिएगा। हंसकर आग लगाने वाला से आग से हंस से क्या होगा? हसदेव होगा। आग लगाने वाला से ए से अमृतधारा, ए से अंकुरी नाला और जी से गावर घाट। ठीक, तो ये जलप्रपात किस नदी द्वारा निर्मित है? तो हसदेव नदी द्वारा निर्मित है। हसदेव का प्राचीन नाम क्या था? तो दो नाम मिलते हैं, महानद, जो मत्स्य पुराण, मार्कंडेय पुराण, वायु पुराण और ब्रह्म पुराण में है, जबकि हस्ती सोमा या हस्तु सोमा पद्म पुराण और महाभारत में मिलता है। और एक और नाम मिलता है हर्षदेव। ठीक है, चलिए
अब हम लोग जानते हैं हसदेव नदी के बाद अगली जो हमारी नदी है वो है बोराई नदी। बोराई नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो पूर्वी पहाड़ी क्षेत्र कोरबा में, कोरबा का जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां से पूर्वी पहाड़ी क्षेत्र से होता है इसका उद्गम, और ये महानदी में जाकर मिल जाती है। ठीक है, बोराई नदी किस में जाकर मिलती है? महानदी में। अगली नदी हम लोग देखते हैं वो है मान नदी। थोड़ी इंपॉर्टेंट नदी है, बोराई नदी की तुलना में ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाने वाले मैन पार्ट सरगुजा जिले में। ठीक है, मैन पार्ट में इसका उद्गम होता है। और ये अपना मुहाना कहाँ बनाती है? तो मान नदी जाकर मिलती है कहाँ? शक्ति जिले में चंद्रपुर के समीप महानदी में जाकर मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई की बात करें तो मान नदी की कुल लंबाई है 155 किलोमीटर। सहायक नदियों की बात करें तो इसकी 3 सहायक नदियां कुरकुट, कोइराज और चिंदाई या चिंदई नाम से मिलती हैं। ठीक है, मान नदी पर ही एक जलप्रपात निर्मित है जिसको कहा जाता है सरभंजा जलप्रपात। ठीक है, ये मान नदी द्वारा बनाया जाता है। अब मान नदी का उल्लेख जो है प्राचीन ग्रंथों में भी मिलता है, तो क्या का नाम से मिलता है उसको थोड़ा देखते हैं। तो मान नदी को मदंगा या मंदवाहिनी के नाम से जाना जाता है। अब ये मदंगा या मंदवाहिनी कौन कौन से साक्ष्य हमको मिलते हैं? तो पहला है मार्कंडेय पुराण, दूसरा है वायु पुराण और तीसरा ब्रह्म पुराण। इन तीनों पुराणों में आपको मान नदी को मदंगा या मंदवाहिनी कहा गया है। इसका अगर हम लोग थोड़ा डायग्राम देखें सहायक नदियों का, तो मान नदी का उद्गम होता है मैनपाट या छत्तीसगढ़ के शिमला से, और ये नीचे की ओर बहते हुए दक्षिण की ओर बहते हुए चंद्रपुर में जाकर आपकी महानदी से मिल जाती हैं। इसकी 3 प्रमुख सहायक नदियां, पहला है कुरकुट, दूसरा कोइराज और तीसरा चिंदई नदी। चिंदई या चिंदई, ठीक है, आ की मात्रा कहीं कहीं नहीं लिखा रहता तो कंफ्यूज नहीं होना है, बात आपके मान नदी की हो रही है। पेपर में आजकल पूछ लिया जाता है चिंदई नदी किसकी सहायक नदी है? तो मान नदी की। ठीक है, या पूछ लिया गया कुरकुट किसकी सहायक नदी है? तो मान नदी की। कोइराज किसकी सहायक नदी है? मान नदी की। ठीक, अगली नदी की बात करते हैं जो रायगढ़ की जीवन रेखा कही जाती है, केलो नदी। केलो नदी का उद्गम याद रखिएगा लुड़ेंग पहाड़ी लैलूंगा तहसील रायगढ़ में होता है। ठीक, ये अपना जल जो है वो महादेवपाली, महादेवपाली याद रखिएगा छत्तीसगढ़ में नहीं है, ये उड़ीसा में है। तो उड़ीसा में जाकर केलो नदी महानदी से जाकर मिलेगी, और जिस जगह पर मिलती है केलो नदी महानदी से उस जगह का नाम उड़ीसा में, उस गांव का नाम, उस जगह का नाम क्या है? महादेवपाली है। ठीक है, कौन सा जगह है? महादेवपाली, उड़ीसा। इस पर एक परियोजना भी चलाई जा रही है जिस परियोजना का नाम क्या है? केलो परियोजना, और इसको एक और नाम जाना जाता है स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव परियोजना। इसकी सहायक नदियों की अगर बात करें तो इसकी 2 प्रमुख सहायक नदियां हैं। एक सहायक नदी का नाम है कोलडेगा और दूसरी का नाम है राजर। गाजर नहीं है, राजर। ठीक है, तो केलो का देखिए, केलो नदी कहाँ से बहती है? रायगढ़ में बहती है, ये याद रखिएगा। के से के को कर दीजिए, के से केलो है तो केलो को कोलो। ठीक, तो कोलो से कोलो कोलडेगा, और रायगढ़ में बहती है तो रा से राजर। ऐसा करके याद रख सकते हैं। केलो की 2 सहायक नदी कोलडेगा और राजर। केलो पर एक परियोजना निर्मित है, केलो परियोजना, जिसको स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव परियोजना के नाम से जाना जाता है। इसके समीप एक शहर भी स्थित है जिसको क्या कहा जाता है? रायगढ़ शहर कहा जाता है। इसकी कुल लंबाई की बात करें तो 112 किलोमीटर है। ठीक है, रायगढ़ की जीवन रेखा कही जाती है कौन सी नदी? केलो नदी। अब बात करते हैं अगली हमारी जो नदी है अंतिम नदी की, वो है ईब नदी, जो महानदी की अंतिम सहायक नदी पढ़ते हैं हम लोग। ईब नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो खुर्जा पहाड़ी के रानी झूला नामक स्थान से होता है। खुर्जा पहाड़ी में भी एक स्पेशल जगह कौन सा है? रानी झूला। इस रानी झूला नामक स्थान से आपके ईब नदी का उद्गम होता है, जो कि पंडरा पाट में स्थित है। जसपुर के पंडरा पाट के खुर्जा पहाड़ी के रानी झूला नामक स्थान से ईब नदी का उद्गम होता है। विसर्जन कहाँ होती है ये नदी? तो याद रखिएगा जो संबलपुर है, संबलपुर कहाँ स्थित है? तो उड़ीसा में। संबलपुर के समीप ही महानदी में जाकर मिल जाती है। संबलपुर के पास ही आपका एक डैम भी स्थित है महानदी पर ही, जिसको कहा जाता है हीराकुंड डैम। ठीक, हीराकुंड डैम याद रखिएगा विश्व का सबसे लंबा डैम है। 25 किलोमीटर लगभग, अप्रोक्सीमेटली कितने किलोमीटर? तो 25 किलोमीटर लंबा डैम है, जो कि विश्व का सबसे लंबा डैम माना जाता है। भारत का ये नहीं, छत्तीसगढ़ का, उड़ीसा का नहीं, विश्व का सबसे लंबा डैम, और वो भी हमारे छत्तीसगढ़ की नदी द्वारा निर्मित है, महानदी द्वारा। विशेष में क्या जानना है, इस नदी की रेत में जो है वो सोने के कण पाए जाते हैं। ठीक, अब ये सोने के कण को थोड़ा सा मैं यहीं बता दूं आपको, आसमेई करके याद रख लीजिएगा, आसमेई। ठीक, आ से क्या होता है? आमनेर, स से सबरी, मे से मैनी और ई से ईब। ये 4 अलग अलग नदियां हैं जिन नदियों के रेत में सोने के कण पाए जाते हैं। ठीक है,
इसमें से ये नदी को आपको देख लिए, ईब नदी। इसके अलावा आसमेई भी याद रखते हैं तो आमनेर में भी कहा जाता है कि आमनेर नदी के रेत के कणों में सोने के कण पाए जाते हैं, रेत में सोने के कण पाए जाते हैं। सबरी नदी में भी कहा जाता है कि इसके रेत में सोने के कण पाए जाते हैं। मैनी नदी में भी सेम चीज कहा जाता है और ईब नदी में। तो आसमेई करके इसको आप याद रख सकते हैं। इसको थोड़ा सा मैं मिटा देता हूं ताकि हमको और चीजें बताने में आपको आसानी हो। जो ईब नदी है इसका उद्गम कहाँ से हो गया? रानी झूला नामक स्थान से खुर्जा पहाड़ी पंडरापाट जसपुर से उद्गम हो गया और ये संबलपुर के समीप महानदी में जाकर मिल गई। बात करें इसकी सहायक नदियों की तो सबसे पहला नाम मिलता है सीरी नदी का। सीरी नदी के अलावा खोरुंग नदी। इसमें एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो ईब नदी है इस पर ही एक जलप्रपात निर्मित है, गुल्लू जलप्रपात। उसके अलावा बेने जलप्रपात और छुरी जलप्रपात। गुल्लू, बेने और छुरी जलप्रपात किस नदी द्वारा निर्मित होते हैं? तो ईब नदी द्वारा। इसकी और सहायक नदियां भी हैं जैसे कि आपकी डोरकी नदी। डोकरी नहीं है, याद रखिएगा, डोरकी। डो के बाद यहाँ की में रेप है तो डोरकी नदी और मैनी नदी। इस मैनी नदी के कण में भी सोने के कण पाए जाते हैं, ठीक है। इसके रेत में भी सोने के कण पाए जाते हैं। ईब नदी के रेत में भी सोने के कण पाए जाते हैं। आमनेर नदी और सबरी नदी, ठीक है। आसमेई करके जो मैं आपको कोड बताया था उसी को याद रखिएगा। इसके तट पर एक शहर स्थित है। ईब नदी को जसपुर की जीवन रेखा कहा जाता है, तो याद रखिएगा ईब नदी के तट पर ही एक शहर है जिसको कहा जाता है जसपुर नगर, ठीक। इसकी कुल लंबाई की अगर बात करें तो 202 किलोमीटर है ईब नदी छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में, जबकि छत्तीसगढ़ में इसकी लंबाई है मात्र 87 किलोमीटर, ठीक है। इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? सीरी नदी, खोरुंग नदी, डोरकी नदी और मैनी नदी। इस पर 3 जलप्रपात निर्मित हैं, गुल्लू जलप्रपात, बेने जलप्रपात और छुरी जलप्रपात। और ईब नदी के समीप एक शहर स्थित है जिस शहर का नाम क्या है? जसपुर नगर। क्लियर है? तो हम लोगों ने महानदी अपोह तंत्र भाग 2 में इतनी सारी नदियां, जो पहले भाग 1 में ये सब देखे थे उसको छोड़कर ये शिवनाथ नदी की सहायक नदी, हसदेव नदी, इसके अलावा बोराई, मांड, केलो और ईब, इन सब की सहायक नदियों को भी हमने जाना आज के क्लास में। ये हमारे कुछ सोशल साइट्स हैं जिसमें आप चाहें तो हमें फॉलो कर सकते हैं। अगर आज का वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। चैनल पर आप नए होंगे तो चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।